अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम न्यू ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के बारे में। इस बारे में कोई डाउट नहीं कि हालात ख़राब हैं, नो डाउट हालात ख़राब हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हमारे मुल्क का कंपैरिजन बार बार श्रीलंका से, घाना से, ज़ैम्बिया से, वो जो बिल्कुल ही डूब गए मुल्क। तो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा है गवर्नर स्टेट बैंक का, और उसमें काफ़ी सारे नंबर्स बड़े, उन्होंने नंबर्स पे बात की थी और वो ऑथेंटिक थे, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, और शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। तो मैंने कहा मैं आपके साथ वो शेयर करूं और अपने साथ उसके साथ कुछ एनालिसिस भी शेयर करूं। देखें, पहले कुछ बातें समझें। नंबर 1, डेट टू जीडीपी रेशियो। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 70% है, लेकिन जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, घाना का शायद 80% है, इजिप्ट का 90% है, और ज़ैम्बिया, श्रीलंका का 100% से भी ज्यादा है। तो यहां देखो पाकिस्तान को एक एज है। नंबर 2, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, यानी भाई जो कर्जे हैं ना, उसमें से हमने बाहर वालों से कितने लोन लिए हैं, तो वो पाकिस्तान का बहुत कम है, वो 40% है। यानी एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज, इनका एक्सटर्नल डेट किसी का 90% है, किसी का 100%, ज़ैम्बिया वगैरह का 100% प्लस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें, हमने बाहर वालों से कम कर्जे लिए, इंटरनल डेट हमारा बहुत ज्यादा है, और इंटरनल डेट होता ही पीकेआर में, रुपीज में, और अंदर के लोगों का कर्जा आप सुलझा सकते हो, डेफर कर सकते हो, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी चीज, शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी जो हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट है ना, जो बाहर वालों को हमने पे करना है, उसमें से भी शॉर्ट टर्म, जो बहुत जल्द पे करना है, शॉर्ट टर्म में पे करना है, वो सिर्फ 7% है। यानी टोटल एक्सटर्नल डेट का सिर्फ 7% शॉर्ट टर्म डेट है, जो हम लोग आम लैंग्वेज में करंट लायबिलिटीज वगैरह समझाते हैं बच्चों को, तो उसको शॉर्ट टर्म में पे करना होता है, वो हमारा कम है, जबकि वो टर्की का भी 30% है। तो ये भी एक गुड न्यूज है हमारे लिए। चौथी बात, टर्म्स ऑफ लोन, हमने किस टर्म्स पे लोन लिए हुए, तो हमारे जो टोटल एक्सटर्नल डेट है ना, उसमें से सिर्फ 20% हमने कमर्शियल टर्म्स पे लोन लिया हुआ है, बाकी 80% हमने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अपने फ्रेंडली कंट्रीज से कंसेशनल लोन, जिसमें कम इंटरेस्ट रेट वाले रिलैक्स लोन भी बहुत सारे हैं। तो इस वजह से ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पांचवी चीज अगर आप देखें, तो हमारे कंट्री का लास्ट ईयर ग्रोथ रेट 6% आया, जो नंबर्स हैं, और इस साल भी ग्रोथ रेट ज्यादा एक्सपेक्ट किया है, लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया में रिसेशन की बात हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो शायद जो ग्रोथ रेट सोच रहे हैं वो अचीवेबल नहीं है। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जिन कंट्रीज से हमें कंपेयर किया जा रहा है ना, वो आईएमएफ के प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं थे, और हमें आईएमएफ का प्रोग्राम मिल गया है। यानी स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका है, और जब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर बोर्ड लेवल पे काम आसान हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि आईएमएफ का लोन मिलने के बाद दुनिया आपको लोन दे देती है, और आईएमएफ करता क्या है, वो फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करता है, यानी थोड़ी सी जान डाल देता है, यानी आपके जो स्ट्रक्चर में खराबी होती है वो कुछ हद तक सही कर देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, तो हमारे पास हमारे जो रिजर्व्स हैं, वो कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स $9.3 बिलियन के हैं। तो सिर्फ ये रिजर्व को ना देखें, गोल्ड रिजर्व भी है हमारे पास, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज किया, और वो करीब $3.8 बिलियन के हैं, तो वो भी यूज हो सकते हैं वक्त आने पे, और गोल्ड रिजर्व्स को हम प्लेज करके और डॉलर्स भी ले सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी भी है। अब यहां पर एक चीज पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई हमारी करेंसी बहुत बुरी तरह डिवैल्यू हुई है। देखें, ये बात सही है कि हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, लेकिन यूएस डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन सिर्फ हमारी करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई है, बल्कि यूएस डॉलर एप्रिशिएट भी हुआ है। मैंने अभी पिछली अपनी यूरो वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि यूरो भी डेप्रिशिएट हुआ है, पाउंड भी, जीबीपी भी डेप्रिशिएट हुआ है, और वो यूएस के कंपैरिजन में सब गिरे हैं, क्योंकि यूएस खुद उठाए। और उसकी एक वजह ये थी कि यूएस के एफईडी के इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, तो वहां दुनिया ने वहां जाना अट्रैक्टिव समझा के वहां जाके इन्वेस्टमेंट करना, तो ये भी एक वजह। अच्छा, एक और चीज, करेंसी डिवैल्यूएशन में मैंने बहुत पहले, 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि एक तो फंडामेंटल वजह होती है करेंसी डेप्रिसिएशन की, और एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, भेड़ चाल, यानी लोगों का एक हर्डिंग बिहेवियर होता है, घबराहट ऐसी होती है जिस वजह से भी ये बहुत तेज बढ़ता है। तो ये जो अभी जो गेम हुई है ना, उसमें कुछ हद तक इस घबराहट की भी इश्यू है। अच्छा, अब मैं कुछ अपनी बात को समेट रहा हूं, जरा तवज्जो सुना। ये सारी तो पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बता दिए, लेकिन जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है ना, वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। यानी अगर हम देखें तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की इमेच्योरिटी हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने में उस टाइम एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई, तो $20 को खींच दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। फिर अब उसके बाद ये पंजाब के इलेक्शन और ये सब, यानी ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह, यानी इसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रस्ट हम पे लूज हो रहा है। और मैं एक बड़े बुजुर्ग की यहाँ कोट करूंगा, वो लाहौर में आज से 60-70 साल पहले की बात है, वो तफसीर कुरान पढ़ा के एंड में एक बात बोलते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते थे कि पूरी हिरार्की बताते थे गवर्नमेंट की, बोला ये पूरी टॉप टू बॉटम, ये कोई भी मुखलिस नहीं है, कोई भी मुखलिस नहीं, और ये सच है, हम देख रहे हैं कि यही सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है हमारे मुल्क को। अच्छा, अब आखिरी चीज, कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हम बैंकरप्ट हो जाएंगे,
यानी दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में और हम में कुछ फर्क है। यानी जियोपॉलिटिकल गेम में पाकिस्तान एक ऐसी जगह बना हुआ है कि इसके बॉर्डर ईरान से भी लगते हैं, अफगानिस्तान से भी लगता है, इंडिया से भी लगता है, चाइना से भी लगता है। तो पाकिस्तान को कुछ लोग लाजमी सपोर्ट करेंगे। जैसे चाइना ने पाकिस्तान में एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट कर दी है भाई, वो जो सी पैक में कर दी है उन्होंने ठीक ठाक, तो चाइना पाकिस्तान को बैंकरप्ट नहीं होने देगा। और आप खुद सोचें ना, जो लैंडर्स होते हैं ना वो भी बैंकरप्सी नहीं चाहेंगे भाई, उनको भी तो पैसा रिकवर करना है, ये भी सोचें। फिर अगर आप पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप देखें तो 1963 में पाकिस्तान ने पूरा एक, यानी आजाद कश्मीर में एक सक्षम वैली के नाम से एक जगह है, वो पूरी उनको गिफ्ट कर दी थी और एक डील हो गई थी। तो हमारे उनके साथ भी बहुत टर्म्स हैं। इसी तरह हमारा सऊदीया से भी बहुत टर्म्स हैं भाई, सऊदीया से टर्म्स की भी हमारी बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारा ईरान से बॉर्डर लगता है और सऊदीया और ईरान की पुरानी दुश्मनी है, तो वो पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान उनकी साइड पर रहे। फिर सेकंड, हम सऊदी आर्मी को भी ट्रेन करते हैं, 1960 से करते हुए आए। बल्कि आपने देखा होगा हमारे कितने रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, आर्मी चीफ्स भी वहां जाते हैं और उनके लोगों को ट्रेन करते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज, हमारी जो रेमिटेंसेज है ना टोटल, उसका 25% सऊदीया से आते हैं। हमारे सऊदीया से भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इसी तरह हमारे यूनाइटेड स्टेट्स से भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। अच्छा, काफी एनालिस्ट ये बात बोलते हैं कि यूएस और ये रशिया, ये दोनों हमेशा चाहते हैं, ये एनालिस्ट कहते हैं कि ये चाहते हैं हमेशा पीक पे रहे और इनके सामने कोई और पावर ना टिके। तो अगर पास में चाइना उठ रहा था तो इन्होंने चाइना के सामने इंडिया को सपोर्ट किया ताकि चाइना गिरे। लेकिन जब इंडिया एक टाइम पे बहुत ज्यादा उठने लगता है तो फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया रशिया के साथ बहुत क्लोज हो रहा था, उनकी बात नहीं मान रहा था, तो फिर चाइना, यानी ये एक बैलेंस, जिसको हम एक मूवी में एक बात बोली जाती थी, एक डायलॉग था कि ताकत का संतुलन बना लेना चाहिए, यानी एक बैलेंस रहना चाहिए। तो ये सब चीजें होंगी। और इन सबसे बढ़कर एक आखिरी बात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। जिन कंट्रीज से आप कंपेयर कर रहे हैं वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, ये श्रीलंका वगैरह। तो ये भी एक बहुत बड़ा एज होता है। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। आप जरूर इस पर कमेंट करें, अपनी राय दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।